वर्टिब्रल बोन को स्टार्ट किया था मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक एंड नेक इज वर्टिब्रल कॉलम। ये लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था और उसका आंसर यही था। अभी आप लोगों को वर्टिब्रल बोन्स जो होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना होता है सबको मालूम है। एंड एडल्टहुड में कितना होता है, तो यहाँ होता है 33 और यहाँ होता है 26। अब सबको मालूम है। इसमें सर्वाइकल रीजन में, थोरेसिक रीजन में, लंबर रीजन में, सैक्रल रीजन में और कॉकेजियल रीजन। ठीक है, तो भाई मेरे 7 7 12 12, लंबर 5 5, सैक्रल में 5 1 4 1 और ब्रैकेट में 5, मतलब 5 के फ्यूजन से, 4 के फ्यूजन से। ये आप सबको मालूम है। अब एक लाइन एनसीईआरटी में है, क्या लाइन है एनसीईआरटी में? इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स देयर आर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। देखो बात ये है, ऑलमोस्ट वर्ड यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। ऑलमोस्ट का मतलब कुछ में ज़्यादा भी होता है, कुछ में कम भी होता है, लेकिन ज़्यादातर में क्या होता है? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। अगर रहे इन ऑल मैमल देयर आर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा तो गलत हो जाएगा। क्यों? कुछ ऐसे भी मैमल है जिसमें 7 से ज़्यादा होता है और कुछ ऐसे भी मैमल है जिनमें 7 से कम होता है। ठीक है, अब आ जाओ। ये है सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके बाद ऐसा करते हैं, ये है थोरेसिक और ये है लंबर और ये है सैक्रल और ये है कॉकेजियल। तो ये है वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें ये लाल वाला क्या है? सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये लाल वाला कौन से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्वाइकल। ये किसको, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थोरेसिक। ये क्या है? लंबर। ये क्या है? सैक्रल। और ये क्या है? कॉकेजियल। तो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम इस तरह से है। ये किसका वर्टिब्रल कॉलम है? एडल्ट वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जिसमें ये कौन सा है? सर्वाइकल। ये कौन सा है? थोरेसिक। ये कौन सा है? लंबर। ये कौन सा है? सैक्रल। और ये कौन सा है? कॉकेजियन। अब देखो, ये जो ऐसे प्रोजेक्शंस निकले हैं, इन प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं?
यू नो दिस थिंग, इस प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोजेक्शंस को स्पाइनस प्रोसेस, क्या कहते हैं, स्पाइनस प्रोसेस। इन प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, स्पाइनस प्रोसेस। तो ये जितने भी प्रोजेक्शंस हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्पाइनस प्रोसेस। अब ये देखो बहुत ही एकदम सिंपल सा डायग्राम है, रियलिस्टिक नहीं है लेकिन समझाने के लिए सही है। अब एक बच्चा जब पैदा होता है, जैसे ये न्यूली बॉर्न बेबी है, यही वाला बच्चा है, जब न्यूली बॉर्न रहा होगा तो ये देखो कुछ ज़्यादा बेकार बन गया, बच्चा ही था। ये जब न्यूली बॉर्न रहा होगा तो इसका जो है वर्टिब्रल कॉलम ऐसा रहा होगा, ऐसे ऐसे इसका वर्टिब्रल कॉलम ऐसे रहा होगा। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ वर्टिब्रल कॉलम जो है ऐसे है, और जैसे ही इंसान चलना फिरना शुरू होता है वर्टिब्रल कॉलम में चेंज आता है, और ये एक 7-8 साल होते होते ये इस तरह से हो जाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम ऑफ दिस एंड दिस? इट इज अ vertebral column at the time of birth. तो ये बताओ क्या वर्टिब्रल कॉलम कभी भी स्ट्रेट है? नहीं, इट नेवर स्ट्रेट, इट इज ऑलवेज कर्व, इट इज ऑलवेज कर्व। जब बर्थ के टाइम पे ऐसा है, और जैसे ही इंसान चलना फिरना शुरू करता है 8-10 साल का होता है, ये ऐसा हो जाता है, चेंज इन कर्वेचर। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ वेंट्रली कॉनकेव एंड डोर्सली कॉन्वेक्स, पूरा वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन बर्थ के बाद जैसे इंसान चलना फिरना या एडल्टहुड में, तो ये वेंट्रली सर्वाइकल रीजन में क्या है, वेंट्रली कॉन्वेक्स एंड ये कॉनकेव, वेंट्रली कॉन्वेक्स एंड डोर्सली कॉनकेव सर्वाइकल रीजन में। ये एकदम याद रखना है, आपके बुक में भी है ये डायग्राम में, ठीक है ना। ये आगे में कॉन्वेक्स, पीछे में कॉनकेव। अगर थोरेसिक रीजन की देखें बात, तो थोरेसिक रीजन वेंट्रली कॉनकेव एंड डोर्सली कॉन्वेक्स। अगर बात करें लंबर रीजन की, तो अगेन वेंट्रली कॉन्वेक्स एंड डोर्सली कॉनकेव। और सैक्रोकोकिजियल रीजन को कंबाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं, सैक्रोकोकिजियल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सैक्रोकोकिजियल। तो सैक्रोकोकिजियल रीजन में देखेंगे तो वेंट्रली क्या होगा, कॉनकेव एंड डोर्सली कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। तो देखो किस किस रीजन में वेंट्रली कॉनकेव रहा, थोरेसिक एंड सैक्रोकोकिजियल रीजन में। तो रिटेंशन ऑफ कर्वेचर एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्या हो गया, क्यों हंगामा कर रहा भाई? रिटेंशन ऑफ कर्वेचर एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो कर्वेचर बर्थ पे था उसका रिटेंशन किस रीजन में रहा, थोरेसिक एंड सैक्रोकोकिजियल रीजन में। और किस में कर्वेचर चेंज हो गया, तो सर्वाइकल एंड लंबर रीजन में। चेंज इन कर्वेचर किस में हुआ, तो सर्वाइकल एंड लंबर रीजन में। किस में चेंज इन कर्वेचर हुआ, तो सर्वाइकल एंड लंबर रीजन में चेंज इन कर्वेचर हुआ। थोरेसिक एंड सैक्रोकोकिजियल रीजन में रिटेंशन ऑफ कर्वेचर रहा। तो आपसे कहा जाए, हो गया ना, ये लिख लेना, रिटेंशन ऑफ, बेटा पढ़ो, रिटेंशन ऑफ कर्वेचर, ऑफ कर्वेचर इन एडल्टहुड। कौन से रीजन में, बोलो जल्दी जल्दी बोल दो, थोरेसिक एंड सैक्रोकोकिजियल। एंड चेंज इन कर्वेचर किस में, बोलो, चेंज इन कर्वेचर किस में, तो सर्वाइकल एंड लंबर।
देखो सुनो, जो कर्वेचर बर्थ के टाइम पे होता है, इस कर्वेचर को हम लोग कहते हैं प्राइमरी कर्वेचर। कौन सा कर्वेचर? प्राइमरी कर्वेचर। तो प्राइमरी कर्वेचर कौन कौन से रीजन में है? प्राइमरी कर्वेचर किस में है? तो थोरैसिक एंड सैकरोकॉक्सियल प्राइमरी, ये पूछा जा सकता है। प्राइमरी कर्वेचर इस रीजन में और इस रीजन में। और चेंज इन कर्वेचर किस में है? इसमें। तो इसको कहते हैं सेकेंडरी कर्वेचर। जहां कर्वेचर चेंज हुआ उसको कहते हैं सेकेंडरी। ये क्यों जरूरी है भाई? बर्थ के टाइम पे अपने छोटे बच्चे को गोद लिया होगा, देखो पीठ उसका एकदम ऐसे रहता है, लिया 1 महीने 2 महीना पहले किसी बच्चे को गोद में, तो जब लिए होगे तो देखोगे फील किया होगा पीछे से ऐसे रहता है एकदम, पीठ बहुत आराम से ऐसे आ जाता है। देखो ऐसे इसमें आराम से आ जाता है। वाई सो? बिकॉज हिज वर्टिब्रल कॉलम इज डोर्सली कॉन्वेक्स एंड वेंट्रली कॉन्वेक्स, इसलिए वो आराम से फिट हो जाता है। वही 8 साल के बच्चा को लो, आराम से फिट नहीं होगा, उसका कर्वेचर पीछे देखोगे ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऋतिक रोशन वाला कर्वेचर हो जाएगा। हाँ समझ रहे हो बात को? तो ऋतिक रोशन पैदा हुआ तो इसी कर्वेचर के साथ पैदा हुआ, इसीलिए वो मैं ऐसा क्यों हूँ ऐसा क्यों हूँ करता है। समझ रहे हो बात को? तो ये दिस इज द कर्वेचर ऑफ ऋतिक रोशन, ठीक है ना? तो ये सब इंसान में होता है। और ये बात आपके डायग्राम में भी ये दिया हुआ है। ये हो गया, ये बन गया, ठीक हो? याद रखना होगा चेंज इन कर्वेचर, और ये बहुत जरूरी है। इट इज इसेंशियल फॉर चेंज इन कर्वेचर, इज इसेंशियल फॉर, डायग्राम में लिख लो, इरेक्ट पोस्चर। अगर ये नहीं होगा तो इंसान सीधा नहीं खड़ा हो सकता है। इसेंशियल फॉर इरेक्ट पोस्चर। क्यों ये जरूरी है? इरेक्ट पोस्चर के लिए इसेंशियल फॉर। अब आपके एनसीईआरटी की बुक में ये वाला दिया है, ये नहीं दिया है, इसेंशियल फॉर इरेक्ट पोस्चर, इसीलिए इंसान इरेक्ट पोस्चर शो करता है, ठीक है ना? अगर ये नहीं हो तो इंसान खड़ा ही नहीं होगा कभी। अब देखो फर्स्ट वर्टिब्रल बोन जो है सर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप सबको मालूम है, एटलस। ये क्या है? एटलस। और उसके बाद वाला क्या है? एक्सिस। इन दोनों का, तो फर्स्ट एटलस इज फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, आप सबको मालूम है, लेकिन कुछ बच्चे होंगे शायद उनको नहीं मालूम होगा। सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड इज सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब देखो एटलस किसके कांटेक्ट में है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। एटलस डायरेक्टली फोरामिन मैग्नम के कांटेक्ट में है या आधा अंधा? आधा अंधा, याद है ना? तो एटलस अटैच विथ विच स्ट्रक्चर? आधा अंधा नहीं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, दोनों साइड। और यहाँ पे जो ज्वाइंट बनता है उसको कहते हैं एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। जो ज्वाइंट बनता है उसको कौन सा कहते हैं? एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। तो ये बात आप लिखिए, जल्दी से करिए। अब आपका वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल बोन एक दूसरे के ऊपर प्लेस होकर क्या बना दिया? वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या बना दिया? वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है? तो इट सपोर्ट द नेक, इट सपोर्ट द ट्रंक। और क्या काम है? फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बताइए क्या क्या है? फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो लिखेंगे सपोर्ट नेक एंड ट्रंक। या मेन फ्रेमवर्क ऑफ नेक एंड ट्रंक, मेन फ्रेमवर्क ऑफ नेक एंड ट्रंक। और क्या काम है भाई? तो ये थोरैसिक वर्टिब्रा है, इससे क्या अटैच रहता है रे? इधर इन सब से क्या अटैच रहता है? ये क्या है? ये सारी रिब्स। तो ऑल थोरैसिक वर्टिब्रा गिव अटैचमेंट टू रिब्स, गिव अटैचमेंट टू रिब्स। यहां सैक्रल वर्टिब्रा से इधर से क्या अटैच है? ये क्या अटैच है? ये बोलो क्या अटैच है? हिप बोन, हिप बोन, हिप बोन। सैक्रल वर्टिब्रा से क्या अटैच है? हिप बोन। आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में अभी मैं दिखाऊंगा। गिव अटैचमेंट टू हिप बोन, अटैचमेंट टू हिप बोन, या हिप बोन का दूसरा नाम क्या होता है? पेल्विक बोन या कॉक्सल बोन या इनोमिनेट बोन।
इनोमिनेट बोन, ये सब नाम याद होना चाहिए। इनोमिनेट बोन, पेल्विक बोन, पेल्विक बोन, कॉक्सल बोन, इनोमिनेट बोन। और क्या काम है भाई? तो देखो हमारे जितने भी बैक मसल्स हैं वो किससे अटैच हैं? वर्टिब्रल कॉलम से। तो गिव अटैचमेंट टू बैक मसल। इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4th फंक्शन। गिव अटैचमेंट टू बैक मसल, बैक मसल। ये लिख लिया ना कर्वेचर वाला, रिटेंशन ऑफ कर्वेचर इन एडल्टहुड, लिख लिया। अब 5वां फंक्शन बताओ कहाँ लिखे यार? किधर? दीवार से बाहर यार, ये हो गया यार, जल्दी करो स्पीड में। गिव अटैचमेंट टू, और क्या काम है बैक इसका बताओ भाई वर्टिब्रल कॉलम का? सपोर्ट द स्कल। पूरा स्कल इसी पे तो है ना, ये देख रहे हो भाई साहब का पूरा, ये पूरा जो माल है ये यहाँ से यहाँ तक, ये सब कहाँ पे है? ये पूरा साहब कहाँ पे हैं ये? तो ये साहब का पूरा ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर, दिस इंटायर स्ट्रक्चर ऑन, दिस इंटायर स्ट्रक्चर ऑन वर्टिब्रल कॉलम, इंटायर स्कल प्रेजेंट ओवर स्कल। तो लिखो गिव सपोर्ट टू इंटायर स्कल। मालूम है एटलस को एटलस क्यों कहते हैं? एटलस का नाम एटलस क्यों है मालूम है? माइथोलॉजी है इसके पीछे। एटलस व्हाट इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक, एटलस इज द गॉड, गॉडेस ऑफ इन ग्रीक लैंग्वेज। एंड ग्रीक माइथोलॉजी में क्या है इसके बारे में कि एटलस एक वो गॉडेस है जो अपने दोनों शोल्डर पे पूरे अर्थ को उठाए हुए है। तो हमारे पूरे हमारे ये वाले हिस्से को कौन उठाया हुआ है? एटलस, इसलिए इसका नाम है एटलस। उसके नीचे एक्सिस है। अब देखो एथलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट किसके है? आपसे पूछा जाए ज्वाइंट बिटवीन वर्टिब्रल बोन एंड स्कल इज नोन एज, तो यू मस्ट से एथलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट, एथलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट, एथलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। और इस ज्वाइंट से हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ये वाला मूवमेंट करते हैं, लेकिन रोटेशनल मूवमेंट एथलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट पे नहीं होता है, याद रखना। अभी बताएंगे आगे, ठीक है ना? आपका ये इतना बात याद रखना है। अब आगे बढ़े, तो वो हो गया, लिख लिया रिटेंशन कर्वेचर, लिख लिया होगा, ये लिख लिया ना? हाँ देखो और क्या काम होता है भाई? तो और कोई काम बताओ। देखो आपके बुक में लिखता है स्पाइनल कोड प्रेजेंट विद इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रल बोन, ऐसे ही कुछ लिखा है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा लैंग्वेज। वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रल बोन, लैंग्वेज पहले एनसीईआरटी की लैंग्वेज को देख लो। हाँ ये लिखा है एनसीईआरटी के, इच वर्टिब्रा हैज ए सेंट्रल हॉलो पोर्शन थ्रू विच स्पाइनल कोड पासेस। तो पहले मैं प्रोटेक्ट स्पाइनल कोड, मैं ये लिखता हूं प्रोटेक्ट स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड। क्यों भाई? इच वर्टिब्रा हैज क्या? सेंट्रल हॉलो पोर्शन through which spinal cord passes। इस बात में कहीं कोई बुराई नहीं है। ये क्या कर रहा है, हर एक वर्टिब्रा के अंदर एनसीईआरटी का जो बुक कर रहा है कि यहाँ पे एक हॉलो पोर्शन है
और इस हॉलो पोर्शन के जरिए हमारा स्पाइनल कोड पास करता है। ये हॉलो पोर्शन है। हर एक वर्टिब्रा के अंदर एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन है जिसके जरिए क्या पास करता है, स्पाइनल कोड पास करता है। यहां तक रहता है। वो कहां तक रहता है, लास्ट लंबर तक रहता है। कहां तक रहता है बेटा, लास्ट लंबर तक, सेंट्रल हॉलो पोर्शन थ्रू विच स्पाइनल कोड पास। तो इस हर एक वर्टिब्रा में जो सेंट्रल हॉलो पोर्शन है उसका नाम क्या है, बोलो एनीवन। जैसे ये एक हॉलो पोर्शन हुआ, ये एक हॉलो पोर्शन हुआ, इसका नाम क्या है। हर एक वर्टिब्रा में एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन है कि नहीं। जैसे इसमें भी है, इसमें भी है। तो इंडिविजुअली को हम क्या कहेंगे, जैसे इस ए को, इस बी को, इस सी को, इस डी को क्या कहेंगे, न्यूरल कैनाल। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, देखो लिखा है इच वर्टिब्रा सेंट्रल हॉलो पोर्शन, ब्रैकेट में क्या लिखा है, क्या उसको न्यूरल कैनाल कहेंगे, क्या कहेंगे, इच को क्या कहेंगे, इच कहेंगे। सुनो, इच वर्टिब्रा हैज सेंट्रल हॉलो पोर्शन, बिल्कुल इस लैंग्वेज में कोई कहीं बुराई नहीं है। और उसको कहते हैं, इस सेंट्रल हॉलो पोर्शन को कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। क्या कहते हैं, वर्टिब्रल फोरामेन, वर्टिब्रल फोरामेन इन सबको। अब वर्टिब्रल फोरामेन एक दूसरे से मिलके क्या बनाया, तो ये बनाया एक कैनाल, ऐसे ये है एक कैनाल, और इस कैनाल का नाम है न्यूरल कैनाल। दिस इज द, तो दिस कैनाल इज नोन एज न्यूरल कैनाल। तो एनसीईआरटी में इस वर्टिब्रा सेंट्रल हॉलो पोर्शन और ब्रैकेट में न्यूरल कैनाल है। इसको लिखने का मतलब क्या है, तो इसको लिखने का मतलब है वर्टिब्रल फोरामेन प्लेस ओवर ईच अदर एंड फॉर्म अ कैनाल, दैट कैनाल इज नोन एज न्यूरल कैनाल। गॉट द पॉइंट। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा, adjacent placement over each, adjacent placement of vertebral foramen over each other form a canal known as न्यूरल कैनाल, या इसका दूसरा नाम है वर्टिब्रल कैनाल, वर्टिब्रल कैनाल। और इस वर्टिब्रल कैनाल के अंदर क्या रहता है, स्पाइनल कोड। इसके अंदर क्या रहता है, इस पूरे कैनाल के अंदर क्या रहता है, पूरे कैनाल के अंदर तो हम नहीं कहेंगे, ये है स्पाइनल कोड, ये है स्पाइनल कोड। दिस इज योर, प्लीज लिसन, ये है स्पाइनल कोड। एट द एंड ऑफ सेकेंड लंबर वर्टिब्रा तक रहता है। तो स्पाइनल कोड का एक्सटेंशन कहां से कहां तक रहेगा, फ्रॉम फोरामेन मैग्नम अप टू द सेकेंड लंबर वर्टिब्रा इन एडल्टहुड। बच्चों में तो लास्ट तक रहता है, खैर वो सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस ये याद रखना है कि इसी के अंदर रहता है क्या, स्पाइनल कोड। तो ये हमारा है स्पाइनल कोड। तो आपको ये बात याद रखना होगा एकदम, इसमें से सारी बात आपके बुक में है, बस ये बात नहीं लिखा है, लेकिन इसको भी इनडायरेक्टली एक तरह से कहें तो लिखा हुआ है। एडजेसेंट प्लेसमेंट ऑफ वर्टिब्रल फोरामेन ओवर ईच अदर फॉर्म अ कैनाल नोन एज न्यूरल कैनाल और वर्टिब्रल कैनाल। ठीक है ना। देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई, और कोई काम। तो वर्टिब्रल बोन कितना है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सियल। सैक्रल वर्टिब्रा यहाँ पे किससे अटैच है, हिप बोन से। किससे अटैच है, हिप बोन से। तो हम कह सकते हैं कि वर्टिब्रल बोन इज अ मेक द रिब केज या थोरेसिक केज, इज अ पार्ट ऑफ रिब केज। रिब केज का पार्ट है कि नहीं, और इज आल्सो पार्ट ऑफ पेल्विक केज या पेल्विक कैविटी, फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेल्विक कैविटी। यहाँ पे जो कैविटी बनता है उसको क्या कहते हैं, पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक कैविटी के डोर्सल साइड पे क्या होता है, कौन सा स्ट्रक्चर, सैक्रल वर्टिब्रा। और रिब केज के डोर्सल साइड पे कौन सा स्ट्रक्चर, ये रिब केज है या थोरेसिक केज, थोरेसिक वर्टिब्रा। कौन सा वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा। तो ये दो बात आपको जरूर याद रखना है, ये लिख लिया ना। देखो रिब केज, एक सेकेंड, या थोरेसिक केज, ये रीजन क्या कहलाता है, रिब केज, या अभी फर्दर इसके बारे में बात करेंगे, थोरेसिक केज। तो थोरेसिक केज के डोर्सल साइड पे क्या होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा। कौन सा वर्टिब्रा,
थोरैसिक वर्टिब्रा। और अभी कर रहा हूं पेल्विक कैविटी, इस रीजन में जो कैविटी होता है उसको क्या कहते हैं? पेल्विक कैविटी। कहाँ लिखा है पेल्विक कैविटी? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। यहीं पे पेल्विक कैविटी के अंदर ही सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं। सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स किस कैविटी में होता है? पेल्विक कैविटी में। और पेल्विक कैविटी के डोर्सल साइड पे क्या होता है? तो कहेंगे सैक्रल वर्टिब्रा। सैक्रल वर्टिब्रा। ये भी, ये दोनों बात आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। डोर्सल साइड पे कौन सा? सैक्रल वर्टिब्रा। और रिब केज के डोर्सल साइड पे कौन सा? तो दिस इज अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम। एक चीज और, अब ये बताओ, हमने ये कहा हमारा जो ये स्कल ऐसे रोटेट कर रहा है, क्या ये एथलेंटो एक्सियल ज्वाइंट पे कर रहा है? बिल्कुल नहीं। एटलस है, एटलस के नीचे एक्सिस है, ये एटलस बोन है और इसमें ये एक्सिस है, और एक्सिस से ऐसे एक निकलता है एक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं, नाम बोल रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, ओडोंटॉइड प्रोसेस या डेंस। ये इसमें ऐसे घुसता है और जब हम इतने ऐसे करते हैं तो ये हमारा स्कल ऐसे ऐसे हो रहा है। तो एटलस साथ साथ मूव करता है, किसके? स्कल के साथ। ये समझ लो, जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो मेरा एटलस भी साथ में मूव कर रहा है। और मूवमेंट कहां पे हो रहा है? एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट पे। इस ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं? देखो, इस ज्वाइंट को हम लोग कहते हैं एटलेंटो ऑक्सीपिटल और इस ज्वाइंट को कहते हैं एटलेंटो एक्सियल। तो रोटेशन कहां पे होता है? इस पे। रोटेशन यहां पे होता है। और जो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वो कहां पे होता है? यहां पे होता है। तो खैर ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस इतना याद रखना है कि रोटेशनल मूवमेंट ऑफ स्कल अकर एट एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट। तो ये लिख लेंगे, चलो दोनों लिख देते हैं, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ स्कल। लिख लो, शायद ये पूछा जा सकता है। कहां पे? एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। और रोटेशनल मूवमेंट ऑफ स्कल एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट। एटलस और एक्सिस के बीच में है। तो ये यहां पे क्या होगा? रोटेशनल मूवमेंट। और यहां पे क्या? अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। कौन सा? एटलेंटो। चलो, दिस ऑल अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम। इसे जरूर याद नहीं है आपको, जानने का, ठीक है। कॉकिजियल वर्टिब्रा को कई बार हम लोग टेलबोन भी कहते हैं। अगर जानना लिखना चाहो तो लिख लो, कॉकिजियल वर्टिब्रा आल्सो नोन एज टेलबोन। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिब्रल बोन। ये हो गया इधर का ना। चलो बाकी वीडियो लेके कर लेना। हो गया ना ये? चलो, अरे यार चलो करो, ये वाला हो गया पहले वाला। अरे यार करो जल्दी से, जल्दी करो बेटा। चलो मैं चाय पी लेता हूँ। तुम लोग चाय चाय क्यों चिल्ला रहे थे? क्या सिद्दीकी सर पिलवाए हैं क्या? अच्छा, हमने सुना सिद्दीकी सर पिलवाए हैं किस वो बैच, तो तुम लोग क्यों नहीं पिलवाए? अच्छा कल पिला, छोड़ना मत। अरे यार नहीं, मैं नहीं पिलवाता हूँ, मैं सिगरेट पिलवाऊंगा, घबराऊंगा। हाँ ठीक है, मारेंगे ना। देख कैसा सिगरेट पीने की औकात है। जब कमाना तो मैं अपनी तरफ से सिगरेट दारू सब पिला दूंगा, लेकिन अभी औकात अपने अंदर बनाओ। अभी तुम्हारी औकात सिगरेट पीने की क्या है? कुछ भी, किसी चीज़ की औकात नहीं है, किसी चीज़ की औकात, बीड़ी की भी औकात नहीं है। अपने पैसे से बीड़ी खरीद लो, ठीक है ना। अभी जो तुम लोग सब जो है ना अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो। कल एक लड़की हमारे यहाँ है, उसके मदर फादर दोनों जेएमसी में। हम बाई चांस उनके फादर जो है मेरे दोस्त हैं, वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। वो तो पढ़ती लिखती नहीं हो, थोड़ी बदमाशी करती है। कल मैं उस पर बहुत तेज गुस्सा है, फिर मैंने उसके फादर को बुलाया और फादर के सामने जो उसको सुनाया ना, मैंने साफ रुला दिया मैंने बुरी तरह से। मेरा जब दिमाग घूमता है ना, बच्चे जब बदमाशी करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि यार माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो, पढ़ लो भाई। आज माँ बाप तुमको मैं कह रहा हूँ ना, तुम लोग 15 दिन सोच लो कि हम अपने अब्बा अम्मा का दिया हुआ ना कपड़ा पहनेंगे, ना उनके घर में रहेंगे, ना उनका खाना खाएंगे। समझ में आ जाएगा दुनिया क्या है, समझ में आ जाएगा दुनिया क्या है। सिर्फ 15 डेज करके देख लो, ये मेरा ओपन चैलेंज है, करके देख लो, फिर दुनिया समझ में आ जाएगा।
जिनका भी नहीं मन में लगता होगा ना पढ़ने में, उन सब का मन लगने लगेगा। कुछ भी बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने के लिए, उसके लिए मैं ये टास्क दे रहा हूँ, सिर्फ 15 डेज। ना अब्बा का दिया हुआ कपड़ा पहनो, ना अब्बा का दिया हुआ पैसे से खाना खाओ, ना अब्बा के से किसी तरह का कोई मतलब मत रखो अपने घर से। सिर्फ 15 दिन जिंदगी को खुद से जी के देखो, समझ में आ जाएगा कि दुनिया कितनी आसान है बात को। नहीं, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, करके देख लेना तुम। जिसको भी नहीं मन लगा होगा ना अपने काम में, सबको मन लगने लगेगा अपने आप, ऑटोमेटिक। इसलिए करके देख लो, अपनी औकात पैदा करो पहले। ठीक है, हो गया ये हो गया भाई। चलो इसको कर लिए, चलो जल्दी करो। देखो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस जितना जरूरत है उतना ही जानो। देखो वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म बाय 26 सीरियली अरेंज यूनिट कॉल्ड वर्टिब्रा एंड इज डोर्सली प्लेस, बताया था लास्ट क्लास में। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल, कहाँ तक, कहाँ तक वर्टिब्रल कॉलम बताया था, एट द टिप ऑफ एनस। एनस जहाँ पे बंद होता है ना, खुलता है ना, उसके यहाँ तक। देखो ये यहाँ पे भाई साहब का एनस होगा, ठीक है ना, यहाँ पे एट द टिप ऑफ एनस। कहाँ तक, एट द बेस ऑफ स्कल से, फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल अप टू द टिप ऑफ एनस है, एट द टिप ऑफ एनस। किसी के नाम को बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है जी, एट द टिप ऑफ एनस। तो फ्रॉम, ये लिख लो आप, एक्सटेंशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम बेस ऑफ स्कल अप टू टिप ऑफ एनस, टिप ऑफ एनस। ठीक है, ईच वर्टिब्रा हैज सेंट्रल हॉलो पोर्शन। इस सेंट्रल हॉलो पोर्शन का नाम क्या है, वर्टिब्रल फोरम है। प्लेसमेंट मेक न्यूरल कैनाल थ्रू विच स्पाइन। फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस एंड इट आर्टिकुलेट विद द आधा अंडा। द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू, ये सबको मालूम है, स्टार्टिंग द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7 इन ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट याद रखना, सब में नहीं है। ये तुम लोग का एक काम दे रहा हूं, घर पे देखना किस मैमल्स में मोर देन 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, किस मैमल में लेस देन 7। पूछा नहीं जाएगा, ऐसे ही थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट द हेड एंड सर्व एज ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ बैक। अब देखो मस्कुलेचर ऑफ बैक, यहां पे ये कौन सा वर्टिब्रा है, सैक्रल वर्टिब्रा। और सैक्रल वर्टिब्रा से क्या अटैच है, पेल्विक बोन। तो ये भले एनसीईआरटी के थ्योरी में नहीं दिया है, लेकिन ये हिप बोन। तो सैक्रल वर्टिब्रा से क्या अटैच है, हिप बोन। इसीलिए ये बात को याद रखना है। सैक्रो इलियल, इलियो सैक्रल ज्वाइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इलियो सैक्रल ज्वाइंट। आप चाहो तो बुक में लिख लो, याद रहेगा इससे। इलियो सैक्रल ज्वाइंट, कौन सा ज्वाइंट, इलियो सैक्रल ज्वाइंट। तो ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम की बात। अब आइए नेक्स्ट जो बोन है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में है। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हम लोगों ने टोटल कितना बोन है, 80। 80 में से हम लोगों ने स्कल में कितना है, 22। उसके बाद हाई वाइड 1, इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। और कौन सा था, ईयर ऑसिकल या ईयर बोन। ऑसिकल इज अ वर्ड फॉर स्मॉलर बोन्स, ऑसिकल इज अ वर्ड फॉर स्मॉलर बोन्स, ठीक है ना। उसके बाद और कौन सा होगा रे, वर्टिब्रल बोन्स। कितना, 22।
6। इन सबको पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे रिब्स एंड स्टर्नम। तो पहले बात कर लेते हैं रिब्स की। आइए, रिब्स आर थिन फ्लैट बोन। बताया था ना, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, बताया था कि नहीं? शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन। देखो हमारे बॉडी में चार, बेस्ड ऑन शेप, चार तरह के बोन है। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन। ये बात जान लो, हमारे बॉडी में चार तरह के। देखो जैसे कि लॉन्ग बोन का वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, फ्लैट बोन का इस्तेमाल हुआ है, शॉर्ट बोन का भी शायद इस्तेमाल नहीं हुआ है। बेस्ड ऑन शेप, बोन आर बेस्ड ऑन शेप, याद रखना। बोन्स को हम लोग फ्लैट, कौन कौन से फ्लैट बोन्स है क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग बोन्स पे भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। जनरली शॉर्ट बोन और इरेगुलर बोन पे नहीं आते हैं। शॉर्ट बोन्स और इरेगुलर बोन्स, तो ये चार तरह के बोन्स होते हैं। अब फ्लैट बोन्स कौन कौन से हैं? ऑल क्रेनियल बोन्स, एकदम याद रखना। सारे क्रेनियल बोन्स एग्जांपल किसके हैं? फ्लैट बोन के। मेजॉरिटी ऑफ फेशियल बोन, सब तो नहीं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फेशियल बोन। और कौन से हैं? रिब बोन्स। और कौन से? स्टर्नम। तो ये सारे आपको याद रखना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट कि फ्लैट बोन्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल क्रेनियल बोन्स, मेजॉरिटी ऑफ फेशियल बोन्स, रिब बोन्स, स्टर्नम। लॉन्ग बोन्स बताओ, तुम लोग बताओ। यहां पे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टीबिया, फिबुला। अगर आप चाहें तो एक बात ये याद कर सकते हैं, फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, बोन ऑफ बॉडी। शॉर्ट बोन में कौन से हैं बताओ जल्दी से। यहां पे कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस। कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस। मेटाटार्सल, टार्सल को इरेगुलर में रखते हैं, मेटाटार्सल। पटेला इज ऑल्सो फ्लैट बोन, सॉरी फॉर दैट, पटेला, ठीक है ना। और उसके बाद इरेगुलर बोन में टार्सल, वर्टिब्रल, पेल्विक, ये सब, ईयर बोन, ईयर ऑसिकल, ठीक है ना। ये सब इरेगुलर बोन्स के पार्ट हैं, ठीक है ना। तो ये सब हो गए। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है फ्लैट बोन्स। इसमें क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से फ्लैट बोन्स है, तो ये याद रखना है। तो रिब्स आर थिन फ्लैट बोन्स। अब देखो एक क्वेश्चन जो हम सब बच्चे अक्सर पूछते हैं, जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो फर्स्ट सॉलिड स्ट्रक्चर क्या बनता है बताओ? नोटोकॉट। यू ऑल नो वेरी वेल। हम लोग जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते थे फर्स्ट सॉलिड स्ट्रक्चर क्या बनता है? नोटोकॉट। या फर्स्ट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो इज नोटोकॉट। अब ये नोटोकॉट कहां से कहां तक एक्सटेंडेड रहता है? तो हेड टू या माउथ टू एनस तक, माउथ टू एनस तक। और ये बात आपके बुक में एनिमल किंगडम में डायग्राम में दिखाया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। हेड टू एनस तक, कहां पे? हेड टू एनस तक। अब ये है नोटोकॉट मां के पेट में। कब? एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ बनता है और ये 2 महीने तक नोटोकॉट रहता है। जैसे बच्चा 2 महीने का हुआ, ये नोटोकॉट जगह जगह से रिप्लेस हो जाता है। किसमें? वर्टिब्रल बोन्स में। ये किसमें रिप्लेस हो जाता है? वर्टिब्रल बोन्स में। तो ये व्हाइट वाला अब क्या हो गया? अब बीच में रह गया रिमेनेंट ऑफ नोटोकॉट्स। अब बीच में क्या रह गया? रिमेनेंट ऑफ नोटोकॉट्स। क्या? रिमेनेंट ऑफ नोटोकॉट्स। और इसी रिमेनेंट ऑफ नोटोकॉट्स को हम लोग क्या कहते हैं?
इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसको हम क्या कहते हैं? रिमेनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड्स एंड इट फॉर्म द और इसी को हम लोग नाम देते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो आपसे कोई पूछे इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है, तो रिमेनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड्स बिटवीन वर्टिब्रल बोन्स, रिमेनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड्स बिटवीन vertebral bones which act as a joint between two adjacent vertebra, which acts as a joint between vertebral bones, between vertebral bones। तो प्लीज कीप इन योर माइंड कि व्हाट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो इट इज बेसिकली ज्वाइंट है दो वर्टिब्रल, जो कि बेसिकली किसका रिमिनेंट है? नोटोकॉर्ड का। अब बच्चे हमसे आपके पैकेज में ये क्वेश्चन किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये वाला बात जो अभी बताने जा रहा हूँ। अगर आपके हालांकि नीट में मुझे नहीं लगता कि 0.1% भी चांस है कि आएगा, लेकिन पैकेज में तो बच्चे आगे पूछते हैं, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क का क्रॉस सेक्शन लोगे, जैसे इसका हमने क्रॉस सेक्शन लिया, इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क का क्रॉस सेक्शन लिया, तो क्रॉस सेक्शन लोगे ना तो ऐसे दिखेगा ये। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये है क्रॉस सेक्शन। नहीं देखो ये है, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसको हमने काटा और काट के से इसको काट के इसके सेक्शन का फोटो है ये, क्रॉस सेक्शन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। यहां पे सुनो, ये बात आपके बुक में भी थोड़ा सा है, यहां पे थोड़ा सा जारी नहीं है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज एग्जांपल ऑफ विच ज्वाइंट? क्रॉस सेक्शन ऑफ, पहले ये बना लो बेहतर रहेगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये कौन सा ज्वाइंट का एग्जांपल है? कार्टिलेजिनस या समथिंग एल्स? कार्टिलेजिनस इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और आप सबको मालूम है ये एग्जांपल ऑफ विच ज्वाइंट? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट या स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। तो यहां पे क्या होता है? इसके अंदर इस सब में होता है वाइट कार्टिलेज। क्या होता है इसमें? वाइट कार्टिलेज। और यहां पे व्हाइट कार्टिलेज नहीं होता, बल्कि सॉफ्ट टिश्यू, अरेओलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, सॉफ्ट टिश्यू। और इस सॉफ्ट टिश्यू को कहते हैं, आपके पैकेज में दिया हुआ है, ऐसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, न्यूक्लियस पल्पोसस। पल्पोसस पूछा नहीं जाएगा, नहीं तो मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के क्रॉस सेक्शन को देखोगे तो उसके सेंट्रल एरिया में सॉफ्ट टिश्यू था, उस सॉफ्ट टिश्यू को कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। ये पूछा नहीं जाएगा, नीट में नहीं पूछा जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। हाँ ये जरूर आपको याद रखना है कि एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट, वो आगे हम पढ़ाएंगे। तो ये बात क्या है कि मैं जब रिप्स पढ़ा रहा था तो मुझे ध्यान आ गया, तो मैंने अभी बता दिया कि फिर बाद में मैं भूल जाऊंगा। तो रिप्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, चाहें तो आप इस बात को लिख सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि रिमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड है, कौन सा? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, रिमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। ये हो गया ना? लिख लिया ना? चलो, तो अब बात कर रहे हैं रिब्स की। तो आपका ये हो गया, मैं पहले ये सर्वाइकल, ये थोरेसिक, ये लंबर, ये सैक्रल और ये कॉकेजियन। अब देखो यहां से यहां तक क्या है? थोरेसिक। व्हाट इज दिस? थोरेसिक। अब थोरेसिक में यहां से देखो रिब्स अटैच होता है। कितना रिब्स? 7 रिब, 10 रिब, 12 रिब। कितना रिब अटैच होता है थोरेसिक वर्टिब्रा से? कितना? 12 रिब्स। अरे भाई कितना रिब्स अटैच होता है? मान लो ये फर्स्ट थोरेसिक, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12। अब बताओ कितना रिब इस थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच होता है? 12 के 12। हाउ मेनी रिब्स? हाउ मेनी रिब्स, सुनो, अटैच टू thoracic vertebra? 7 पेयर, 10 पेयर, 12 पेयर, नन। बताओ, सोच के बोलना। हर 12 पेयर कितना? 12 पेयर पक्का? चलो ठीक है, बिल्कुल ऐसा सही है, 12 पेयर, ठीक है ना। देखो 12 के 12 रिब्स अटैच होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। पहला यहां से, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से, पांचवा, छठा, ऐसे 12 रिब्स, इधर से 12 रिब्स, ऑल रिब्स अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्रा। और जब यहाँ पे अटैच होता है ना, तो यहाँ पे ये रावण का दूसरा भाई है, इसके 2 हेड होते हैं, 2 पॉइंट से अटैच होता है। ये रावण का छोटा भाई है। रावण के 10 मुंडी थे ना, और इसके 2 मुंडी हैं सबके। एवरी रिब है 2 हेड्स। रावण के 10 मुंडी थे ना रे, इसके 2 मुंडी हैं, ठीक है ना। कितना मुंडी है? 2 सर है, हर एक एवरी रिब्स हैव 2 हेड्स, 2 हेड्स। तो एवरी रिब्स हैव हाउ मेनी हेड्स? 2 हेड्स। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइसिफेलिक रिब्स। तो ऑल द रिब्स हैव 2 हेड, दैट इज व्हाई ऑल रिब्स आर नोन एज बाइसिफेलिक रिब्स। कौन सा रिब कहलाता है? ऑल रिब्स आर बाइसिफेलिक। तो लिखे ऑल रिब्स आर बाइसिफेलिक, बाइसिफेलिक अटैच टू द thoracic vertebra, thoracic vertebra by its 2 head, its 2 head, attached to the thoracic vertebra by its 2 head. All ribs are bicephalic, attached to the thoracic vertebra by its 2 head. Thoracic vertebra by its 2 head. thoracic vertebra कितने हेड से? 2 हेड से। एक बात तो ये याद रखना है। अब देखो इसमें से जो पहला 7 रिब है कौन सा? ये वाला है। 1 2 3 4 5 6 7। ये जो है ना आगे में यहाँ पे एक हमारा बोन है जिसका नाम है एस्टर्नम। दिस इज द एस्टर्नम। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस्टर्नम। ये ऐसे एस्टर्नम, ये ऐसे एस्टर्नम है, हंगामा नहीं, एस्टर्नम। ये देखो ये किससे अटैच रहता है? एस्टर्नम से। ये तो ये स्टर्नम है और स्टर्नम से ये ऐसे अटैच है। तो आगे में यहां से निकला रिब्स ऐसे पूरा लिटरली ऐसे, और आगे में आके किससे अटैच है? स्टर्नम। कौन से? पहला 7 रिब, फर्स्ट 7 रिब्स। पीछे में किससे? पीछे में किससे भाई बोलो? थोरैसिक वर्टिब्रा से, और आगे में स्टर्नम। थोरैसिक वर्टिब्रा स्टर्नम, 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 थोरैसिक वर्टिब्रा। इसीलिए इस फर्स्ट 7 रिब का नाम है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्या नाम है? वर्टिब्रो स्टर्नल। तो कहेंगे रिब्स कितना है टोटल? 12 पेयर। टोटल कितना है? 12 पेयर। उसमें से लिखेंगे नंबर ए में फर्स्ट 7 पेयर क्या कहलाता है? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। इसको हम लोग ट्रू रिब्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम बताएंगे। आपने जरूर रत्ता मारा होगा, ट्रू रिब्स कहते हैं। देखो अब प्लीज लिसन,
एक्सटर्नल बोन एक ऐसा बोन है और रिब्स बोन एक ऐसा बोन है जिसमें खाली बोनी पार्ट नहीं है, दे हैव आल्सो कार्टिलेजिनस पार्ट. बोन विच इज नॉट ओनली मेड बाय बोनी स्ट्रक्चर, दे आल्सो मेड बाय कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर. तो ये सातों रिब में कार्टिलेज भी होता है. और कार्टिलेज कहाँ पे है? तो यहाँ पे है. दिस इज अ कार्टिलेजिनस पोर्शन ऑफ रिब्स. कार्टिलेजिनस पोर्शन ऑफ रिब्स. आगे में जब ये स्टर्नम से अटैच होता है उससे पहले कार्टिलेजिनस पोर्शन बनता है. कौन सा पोर्शन? कार्टिलेजिनस पोर्शन. तो दीज आर द कार्टिलेजिनस पोर्शन ऑफ रिब्स. कौन सा कार्टिलेज? इलास्टिक या हाइलिन या वाइट? हाइलिन कार्टिलेज. तो लिखेंगे बोनी पोर्शन attached to vertebral bone cartilaginous portion ब्रैकेट में हाइलिन कार्टिलेज attached to sternum अटैच टू स्टर्नम. ये कहानी हो गई फर्स्ट 7 रिब की. अब देखो ये 8th रिब है ये वाला, और ये है 9th और ये है 10th. अब इसका क्या होता है? तो सुनो, ये अपना इसके आगे भी कार्टिलेजिनस पोर्शन होता है और ये इसके कार्टिलेजिनस पोर्शन से अटैच होता है. किसके? ये, हाँ बोलिए. 8th रिब में यहाँ पे कार्टिलेजिनस पोर्शन है, ये इसके कार्टिलेजिन, ये इसके कार्टिलेजिन, ये इसके, ऐसे. तो 8th 9th एंड 10th में भी आगे में कार्टिलेजिनस पोर्शन है, लेकिन इसका कार्टिलेजिनस पोर्शन 7th के कार्टिलेजिनस पोर्शन से अटैच है. तो कॉन्ड्रा टर्म एसोसिएटेड विथ कार्टिलेज. अब यहाँ पे वर्टिब्रल बोन से तो ये अटैच है, लेकिन आगे में ये स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं अटैच होकर कार्टिलेज से अटैच है. तो क्या कहेंगे? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स. तो लिखेंगे पॉइंट नंबर बी में एट्थ 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स आर नोन एज क्या? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स. और इसको हम लोग कहते हैं फॉल्स रिब. क्यों कहते हैं मालूम है? सीधे रहते होगे, नहीं मालूम होगा क्यों कहते हैं फॉल्स. क्यों कहते हैं? ये झूठा रिब क्यों है? गलत रिब्स क्यों है? चलो, और ये इसमें सिर्फ बोनी पोर्शन है. 11th एंड 12th हैव ओनली बोनी पोर्शन, ओनली बोनी पोर्शन अटैच विथ. पॉइंट नंबर सी में लिखेंगे 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स, पेयर्स ऑफ रिब्स आर नोन एज क्या? वर्टिब्रल रिब्स. क्यों? क्योंकि खाली वर्टिब्रल बोन से अटैच है और आगे में फ्री है, तो ये है फ्लोटिंग रिब्स. तो ये इसका वजह सबको मालूम है. इसका भी, इसको फॉल्स क्यों कहते हैं, इसको ट्रू क्यों कहते हैं, कौन बताएगा? क्यों कहते हैं फॉल्स? है तो रिब, इसमें झूठा क्या है, गलत क्या है रिब भाई. तो फॉल्स क्यों कहते हैं और इसको ट्रू क्यों कहते हैं, बताओ. इसका आंसर अभी रिब केज जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. इतनी बात आपको समझ में आ गया. अब देखो यहाँ पे हमारा आगे में स्टर्नम है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक रिब्स है, पीछे में क्या है? थोरैसिक वर्टिब्रा. ये सब मिलके, नीचे में डायफ्राम है, ये सब मिलके क्या बनाता है? रिब केज या थोरैसिक केज. रिब केज या थोरैसिक केज, ये सब मिलके क्या बनाता है? रिब केज या थोरैसिक केज. और रिब केज और थोरैसिक केज कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है? ब्रीडिंग में.
कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है? ब्रीडिंग में। कैसे इन्वॉल्व होता है? तो इनके बीच में होता है मसल्स। कौन सा मसल? इनके बीच में होता है मसल्स। कौन? रिब बोन के बीच में। इस मसल का नाम क्या है? रिब बोन के बीच में होता है मसल्स। इन सब के बीच, इसके भी बीच में होता है मसल। इन सब के बीच में मसल होता है। ये लाल वाले मसल को क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सा मसल? और ये भी बात आपके बुक में है। कहाँ है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, डायग्राम में। तो इन सब के बीच में कौन सा मसल है? इंटरकोस्टल मसल है। कौन सा मसल है? बिटवीन द रिब बोन्स विच मसल? इंटरकोस्टल है। ये लिखो, बिटवीन रिब बोन, ये कौन सा मसल है? इंटरकोस्टल मसल। तो ये आपको एकदम आना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिटवीन रिब बोन्स विच मसल? तो रिब बोन्स कौन सा मसल है? इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सा मसल्स? बिटवीन रिब बोन्स विच मसल? इंटरकोस्टल मसल। और इंटरकोस्टल मसल्स टोटल कितने हैं? तो ये आपसे कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11। और 11 या 11 पेयर, 11 या 11 पेयर। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये रिबोन है, ये रिबोन है। सपोज दिस इज माई वन रिबोन, दिस इज माई अनदर रिबोन। अब इनके बीच में इंटरकोस्टल मसल एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। बाहर वाले को कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अंदर वाले को कहते हैं इंटरनल। ये जरूर याद रखना। ये बात भी ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज में लिखा हुआ है। तो देखो ये रिबोन है, ये रिबोन है, 2 रिबोन है ऐसे। अब इसमें इसके बीच में एक मसल है और इधर भी एक मसल है। तो इस बाहर वाला जो बाहर की तरफ फेस कर रहा है उसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। और जो अंदर की तरफ फेस कर रहा है उसको क्या कहेंगे? इंटरनल। तो इंटरकोस्टल मसल इन पेयर, तो 11 पेयर होगा इस साइड से और 11 पेयर होगा इस साइड। तो ऑन इस साइड हाउ मेनी पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल? 11 पेयर। ये बात आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट इन पेयर्स, प्रेजेंट इन पेयर्स, ये जरूर याद रखना। कौन कौन से? एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ये जरूर याद रखना। इंटरनल। इससे पहले कि कुछ और बात करें, मैं अभी पहले बात करूंगा रिब केज की। किसकी? और रिब केज से भी पहले एस्टर्नम की। किसकी? एस्टर्नम। तो सबसे पहले लिखो, ये लिख लिया, ये लिख लिया रे, ये हो गया ना? ऐसे बोला भाई करो एक बार में, इतना प्यार से बोलते नहीं। हाँ ये इसको चलो, ये तो जरूर, ये मैं नहीं पूछूंगा। एस्टर्नम। इस एस्टर्नम का फोटो अगर हम यहां से ले जाकर ले कैमरा से, यहां सामने से फोटो खींचे तो कैसा आएगा? तो दिस इज द एस्टर्नम। यू मस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम। दिस इज द फ्रंटल व्यू ऑफ एस्टर्नम। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? तो दिस इज जाइफाइड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? जाइफाइड प्रोसेस। देखो एस्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं, ये आपके बुक में नहीं लिखा है लेकिन ये आपको जानना जरूरी है। दिस इज द वेंट्रल व्यू ऑफ एस्टर्नम, जिसमें ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? सबको मालूम है, मैन्यूब्रियम। ये इसको क्या कहते हैं? जाइफाइड प्रोसेस। और इसको क्या कहते हैं? साफ्ट या बॉडी। साफ्ट या बॉडी। तो एस्टर्नम है 3 पार्ट्स। फ्रंटल व्यू ऑफ एस्टर्नम,
स्टर्नम का दूसरा नाम क्या होता है? चेस्ट या ब्रेस्ट बोन। क्यों? क्योंकि ये चेस्ट रीजन या ब्रेस्ट रीजन में है, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? चेस्ट या ब्रेस्ट बोन। अब सुनो, इस स्टर्नम पे यहां पे क्या अटैच रहता है रे? यहां पे बताओ क्या अटैच रहता है? इस ए रीजन पे क्या अटैच रहता है? बी पे क्या रहता है? सी पे क्या रहता है? डी, ई, एफ, जी, इन सब पे क्या रहता है बताओ? एच। बताओ, ए पे क्या, बी पे क्या, सी पे क्या, डी पे क्या, ई पे क्या, एफ पे क्या, जी पे क्या, एच पे क्या? बताओ। ए पे अटैच रहता है क्या? क्लेविकल। ए इज अटैचमेंट फॉर क्लेविकल, और आपके बुक में है क्लेविकल अटैच है। और बी पे फर्स्ट रिब्स, सी पे सेकेंड रिब, और यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ, सिक्स। फिफ्थ कैसे लिखा गया यार? फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो देखो, आपसे कहा जाए फर्स्ट रिब पूरी तरह से किस पे अटैच है? मैनुब्रियम पे। सेकेंड रिब एट द जंक्शन ऑफ मैनुब्रियम एंड शाफ्ट, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन शाफ्ट पे। और नीचे में है जाइफाइड प्रोसेस, और जाइफाइड प्रोसेस होता है पूरी तरह से कार्टिलेजिनस, हेलिन कार्टिलेज का बना होता है। तो सुन लो, दो बात ध्यान से सुन लो कान खोल के, कि रिब्स और स्टर्नम, फर्स्ट टू टेंथ रिब, टेंथ रिब प्लस स्टर्नम, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है मेड बाई बोथ बोन प्लस कार्टिलेज, बोन प्लस कार्टिलेज। कान खोल के ये सुन लो, और हमेशा कौन सा कार्टिलेज? हेलिन। अरे लास्ट क्लास में बताया था, रिप्लेसिंग बोन, कॉन्ड्रल बोन, कार्टिलेज को रिप्लेस करके जो बोन बनता है उसको क्या कहते हैं? बताया था कि नहीं? बोला था सिर्फ ओसिफाइड बोन के बारे चक्कर में। तो ये भी, ये पूरा पहले कार्टिलेज का ही बना होता है, ये सब रिब पूरा भी हेलिन कार्टिलेज। बाद में इतना रीजन बोन में चेंज होता है, ये रीजन अभी भी कार्टिलेज में ही रहता है। तो ये है हेलिन कार्टिलेज इसमें है। तो ये आपको याद रखना होगा। ये जाइफाइड प्रोसेस क्या है? बेसिकली कार्टिलेजिनस है और हेलिन कार्टिलेज है। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरा ये क्या है? रिब्स। कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड, ऐसा ही करते करते 10th, 11th, 12th। अब नीचे से यहाँ पे क्या है? डायफ्राम। तो ये डायफ्राम नीचे से, इधर से रिब, आगे से स्टर्नम, पीछे से थोरेसिक वर्टिब्रा, ये सब मिलके क्या बनाता है? रिब केज। क्या बनाता है? रिब केज। लेकिन रिब केज में नीचे वाला कौन सा? 11th एंड 12th रिब्स नीचे रहता है। रिब इसके यहां से डायफ्राम रहेगा ऐसे, डायफ्राम विल बी लाइक दिस। 11th एंड 12th डायफ्राम के नीचे रहेगा। ये क्या चीज है? डायफ्राम। नीचे से ऐसे डायफ्राम रहता है, ये डायफ्राम। तो रिब केज में ये शुरू के 10 रिब पार्टिसिपेट करते हैं, शुरू के 10 रिब, लास्ट का 11th एंड 12th नहीं करता। अब जब हम ब्रीडिंग करते हैं तो हमारा फर्स्ट 7 रिब ब्रीडिंग में ऊपर नीचे मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, 11th एंड 12th इन्वॉल्व नहीं होता है। फर्स्ट 7 रिब इन्वॉल्व होता है, 8th, 9th, 10th नहीं इन्वॉल्व होता है। किसमें? ब्रीडिंग में है रिब केज का पार्ट, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ट्रूली पार्टिसिपेट कौन करता है? फर्स्ट 7, इसलिए उसका नाम है ट्रू रिब्स। वो रिब केज में है लेकिन वो ब्रीडिंग मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? फॉल्स रिब। रिब केज का पोर्शन है, रिब केज का पोर्शन है, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। कौन से मूवमेंट में? ब्रीडिंग मूवमेंट में। ऊपर नीचे ब्रीडिंग मूवमेंट में होता है ना, ऐसे ऐसे। तो पहला 7 रिब ऊपर जाता है, 7 रिब नीचे जाता है, 8th, 9th एंड 10th नहीं जाता है। इसीलिए उसको हम कहते हैं कि ये रिब केज का पार्ट है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए वो फॉल्स है। और ये ट्रूली पार्टिसिपेट करता है, इसलिए ये ट्रू है। चलो, दैट्स ऑल। तो रिब केज या इसी का दूसरा नाम क्या है? थोरैसिक केज। अब थोरैसिक केज में बाउंड्रीज इसका याद रखना है और सबको मालूम होगा। वेंट्रल साइड में क्या होगा? बोलो। स्टर्नम। डोर्सल साइड में क्या होगा?
डोर्सल थोरैसिक वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा। उसके बाद लेटरल साइड में रिब्स, लेटरल साइड में रिब्स। और इंफेरियर डायफ्राम, इंफेरियर डायफ्राम। और इसका शेप क्या होता है रिब केज का? तो डोम शेप। कौन सा शेप का? ऐसे डोम शेप। और डायफ्राम इज ऑल्सो डोम शेप, डायफ्राम इज ऑल्सो डोम शेप, ऐसे डोम शेप। एंड रिब केज इज ऑल्सो डोम शेप। अब आप एनसीईआरटी का बुक खोलोगे तो देखो, एक मिनट आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। ये है रिब केज या थोरैसिक केज, ये है आपका रिब केज। फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ रिब। उसके बाद ये है एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, और ये 11, 12। तो रिब केज में 11, 12 पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं, सिर्फ कौन? अब ये नीचे से यहां से क्या है आपका? डायफ्राम। ये है डायफ्राम, किस शेप का? डोम शेप का। एंड रिब केज किस शेप का? डोम शेप का। कोई दिक्कत? डोम, डोम गुंबद, डोम शेप का ये भी है। रिब केज भी किस शेप का है? डोम शेप का। रिब केज इज ऑल्सो डोम शेप एंड डायफ्राम इज ऑल्सो डोम शेप। और इसी में हमारा क्या है? इस रिब केज और थोरैसिक केज के अंदर क्या क्या है? तो बहुत सारे वाइटल स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से वाइटल स्ट्रक्चर भाई? तो इसके अंदर है दोनों लंग, इसके अंदर है हार्ट, इसके अंदर है इसोफेगस, इसके अंदर है ट्रैकिया, इसके अंदर है थाइमस ग्लैंड। तो रिब केज प्रोटेक्ट विच वाइटल स्ट्रक्चर्स? रिब केज प्रोटेक्ट विच वाइटल स्ट्रक्चर्स? तो समझ रहे हैं बात को? तो आपसे कहा जाए, ये हो गया। रिब केज प्रोटेक्ट lungs, heart, thymus, trachea, esophagus, मेजर ब्लड वेसल्स। मेजर ब्लड वेसल का मतलब एओर्टा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इन सब को ये रिब केज करता है। तो दिस इज अबाउट द रिब केज एंड स्टर्नम। तो ये कहानी हो गई आपकी एक्जियल स्केलेटल सिस्टम की। अब देखो आप एनसीईआरटी का अगर डायग्राम देखो, इस डायग्राम को गौर से, तो यहाँ पे ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द, दिस पोर्शन इज फॉर, बताओ ये पोर्शन किसके लिए है? क्लेविकल के लिए। अब कहोगे सर ये बात, देखो ये क्या है? क्लेविकल। और ये यहाँ पे किससे आके अटैच होता है? स्टर्नम से। किससे अटैच होता है? स्टर्नम से। तो ये बात ध्यान रखना है। तो दिस इज फॉर स्टर्नम। आप अपने बुक में ही बल्कि ये काम ऐसे करके यहाँ पे लिख लो फॉर स्टर्नम, क्योंकि देखो एट द एंड आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। फॉर स्टर्नम करें, सॉरी, फॉर क्लेविकल, फॉर क्लेविकल, फॉर क्लेविकल, दिस इज फॉर क्लेविकल। ये अपने बुक में लिख लो, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्जियल स्केलेटल सिस्टम। दिस इज ऑल अबाउट द एक्जियल स्केलेटल सिस्टम। और यहाँ पे से शुरुआत हुआ किसका? फर्स्ट से लेके 12 यहाँ तक, फर्स्ट से लेके 12 थोरैसिक वर्टिब्रा, फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा से लेके 12 थोरैसिक वर्टिब्रा। नीचे में है लंबर, सैक्रल, कोक्सीजियल, दैट इज डिफरेंट थिंग। दूसरी चीज अब हम लोग बात करेंगे कौन से? एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? एपेंडिकुलर स्केलेटल की। अब देखो हमने लास्ट क्लास में ही बताया था, जब बात करें एपेंडिकुलर की, तो एपेंडिकुलर का मतलब होता है बोन ऑफ लिम्स अलोंग विद देयर गॉडल्स, अलोंग विद देयर गॉडल्स, जो उसको इनसर्किल करता है। अलोंग विद देयर गॉडल्स, गॉडल्स का मतलब जो उसको इनसर्किल करता है। तो ये लाइन अब आपको याद रखने में मुश्किल नहीं आएगा कि
बोन ऑफ लिम्ब along with their gut constitute the appendicular skeletal या appendicular skeletal system। तो आइए बात करते हैं उसकी। ये हो गया ना। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी का लाइन याद रखना मुश्किल नहीं है। देखो जब पढ़ो ना तो ऐसे पढ़ो कि हमें एनसीईआरटी का लाइन स्टेटमेंट याद रहे। द बोन ऑफ लिम्स along with their girdle constitute appendicular skeleton। देखो तुम लोग हंगामा ज़्यादा मत करो, मैं बता रहा हूँ। देखो आराम से पढ़ाई करो, ऐसे भी आने वाले टाइम में बहुत बुरा टाइम आने वाला है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बुरा टाइम आने वाला है। अगर जो लोग हाईली मेरिटोरियस रहेगा उसी का, नहीं तो बाकी सब लोग बहुत बुरी हालत होने वाली है। क्यों? क्योंकि इंसान का जो थोड़े मोड़े जो तुम लोग सोचो कि हम हल्का फुल्का कोई जॉब कर लेंगे, वो सारा जॉब खा जाएगा कौन? एआई और एचआई, ये सब हाइब्रिड इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबका जॉब खा जाएगा। मैं बता रहा हूँ, यकीन मानो। डॉक्टर्स की भी जॉब खाएगा बुरी तरह से। डॉक्टर्स की भी जॉब कर लो, अभी तक मेडिकल प्रोफेशन सेफ माना जाता था, आने वाले टाइम में वो भी खा जाएगा। तो इसमें वही डॉक्टर सर्वाइव करेगा जो एक तो टेक्नोलॉजी से इनबिल्ट होगा, साथ साथ इनके पास इंटेलिजेंस उस लेवल का होगा जो कि एआई लेवल से कॉम्पीट कर सके। तो इसलिए पढ़ लो ढंग से, मैं बता रहा हूँ, आने वाला टाइम बहुत बुरा आने वाला है। देखो ना, अपनी तो कट गई, आपका क्या होगा जनाबे अली, सोच लो। सच बता रहा हूँ, आप लोगों का बहुत बुरा टाइम आने वाला है। अभी एआई और एचआई इन सब पे इतना एडवांसमेंट हो रहा है ना कि अभी यूके में एक कंप्यूटर बना है 2600 करोड़ रुपए की, और वो कंप्यूटर जो है ना, जो वर्क करेगा उसको पूरे दुनिया का इंसान मिलके 80 साल में जो वर्क करेगा वो 1 घंटे में वो अकेले इतना कर सकता है। कोई जो स्पेसिफिक उसको वर्क असाइन 1 घंटे में करता है, पूरे दुनिया के इंसान 8 बिलियन लोग मिल के जो वर्क करेगा उसी वर्क को, तो 80 साल लगेगा, और उस वर्क को वो 1 घंटे में अकेले कर लेगा। समझ रहे हो बात को? तो बहुत बुरा टाइम आने वाला है, इसलिए पढ़ लो लिख लो, बहुत बुरा टाइम आने वाला है। और सिर्फ इसमें जो लोग मिलेनायर है उन्हीं का बेनिफिट होने वाला है, नॉर्मल लोगों का नहीं होने वाला है। नॉर्मल लोग और बुरी कंडीशन में आएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए मेहनत कर लो, अपने टाइम को सही यूटिलाइज करो। अगर पढ़ाई में नहीं मन लगे, कोई टेक्नोलॉजी की कोर्स को कर लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन ऐसे हल्ला करके कुछ ना मिलने जा रहा है, बाद में और बुरा दौर आने वाला है, ये बात जान लो, बहुत बुरा दौर आने वाला है। द बोन ऑफ लिम्स along with their girdle constitute appendicular skeleton। ठीक है, अब एपेंडिकुलर स्केलेटन या इसी को कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब गडल हमने बताया था लास्ट क्लास में इंसर्कलिंग करता है, तो एपेंडिकुलर स्केलेटन का 2 पार्ट है। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 2 पार्ट है। कौन कौन से? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड, अरे यार सॉरी, गडल बोन्स एंड लिम्ब बोन्स। गडल बोन्स एंड लिम्ब बोन्स। अब देखो, गडल बोन्स में पेक्टोरल गडल बोन आप सबको मालूम है, पेल्विक गडल बोन। लिम्ब बोन में अपर लिम्ब बोन, लोअर लिम्ब बोन।
अब देखो ये टोटल कितना है 4, ये कितना है 2, ये 60, ये भी 60, और ये टोटल कितना हो जाएगा 6, ये 120 और ये 126। एडल्ट की बात हो रही, तो टोटल 126 और 80 कितना हो जाएगा 206। अब पेक्टोरल गर्ल की बात करें हम लोग तो each half of पेक्टोरल गर्ल सबको मालूम है कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स। कौन कौन से? 2 बोन्स। वेंट्रली आगे की तरफ वेंट्रली क्लेविकल एंड डोर्सली स्कैपुला, डोर्सली स्कैपुला। सुनो, स्कैपुला इज अगेन फ्लैट बोन, हमने नहीं लिखा था वहां पे, लेकिन इट शुड बी फ्लैट बोन, फ्लैट ट्रायंगुलर बोन, ट्रायंगुलर बोन इसको कहते हैं। ये भी फ्लैट है, फ्लैट बाई कर्व बोन, बाई कर्व बोन। दो तरफ दो जगह कर्वेचर होता है। देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ कर्वेचर दिखाया है, ये देखो 2 जगह कर्वेचर है। ऐसे फ्लैट बाई कर्व बोन, 2 जगह कर्वेचर है ऐसे, फ्लैट बाई कर्व बोन, और ये फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है। अब देखो वेंट्रल जो ये जो क्लेविकल है, क्लेविकल इधर किससे अटैच है और इधर किससे अटैच है? मेडियली इट इज अटैच विथ स्टर्नम एंड लेटरली इट इज अटैच विथ, बोलो, क्लेविकल मेडियली अटैच विथ, यहां पे किससे? स्टर्नम से अटैच विथ मैनुब्रियम ऑफ, अगर पूरा लिख लो तो ज्यादा बेहतर है, मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम एंड लेटरली इट इज अटैच विथ, कौन बताएगा? लेटरली इट इज अटैच विथ, बोलो, एनीवन? लेटरली इट इज अटैच विथ, क्लेविकल है यहाँ पे, वेंट्रली किससे अटैच है? स्टर्नम से। लेटरली इट इज अटैच विथ, अब एक गधे, ये क्लेविकल है, ये यहाँ पे मेडियली किससे अटैच है? मेडियली का मतलब मिड लाइन की तरफ, लेटरली का मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो लेटरली इट इज अटैच विथ, कौन बताएंगे किससे अटैच होगा? स्कैपुला से नहीं। कौन सा प्रोसेस? एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, लेटरली अटैच विथ एक्रोमियन प्रोसेस। अभी क्या होता है बात करेंगे, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला क्या होता है बात करेंगे, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, और ये आपके बुक में है। अब है ये कौन सा? स्कैपुला। तो स्कैपुला जो है कहां से कहां तक रहता है एक्सटेंडेड? सुनो प्लीज लिसन, ये आपका थोरैसिक वर्टिब्रा है, ये कौन सा वर्टिब्रा है? पीछे से है, थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम, ये है फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 थोरैसिक वर्टिब्रा है। अब ये क्या होगा? फर्स्ट रिब, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। पीछे से हम लोग देख रहे हैं, हालांकि इस तरह से एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, ये कर्व होता है, ये बेसिकली इस तरह से होता है। अगर चाहे तो आप प्रॉपर बनाना चाहें तो ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे। अब ये बताओ स्कैपुला जो है
कहां से कहां तक रहता है? तो ये आप सबको मालूम है, दिस इज द लोकेशन ऑफ स्कैपुला, सेकेंड से लेके 7 तक। तो दिस इज द स्कैपुला, दिस इज द स्कैपुला। तो स्कैपुला एक्सटेंडेड फ्रॉम सेकेंड रिब टू 7th रिब, अप टू 7th रिब। कहां तक? 7th रिब तक। तो स्कैपुला एक्सटेंडेड फ्रॉम, दिस इज द स्कैपुला, देखो इसके अंदर बिल्ली का इंटेलिजेंस चला गया, BI हो गया ये। अबे CI नहीं हो, ठीक है ना, BI हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्कैपुला एक्सटेंडेड बिटवीन सेकेंड टू 7th रिब्स, 7th रिब्स। अब देखो प्लीज लिसन, इसमें ये मिड लाइन की तरफ है, तो इसको कहते हैं मेडियल बॉर्डर। इसको कौन सा बॉर्डर कहते हैं? मेडियल बॉर्डर। इसको कहते हैं लेटरल बॉर्डर। इस साइड पर देखो, लेटरल बॉर्डर। अब ये बात किसी चीज को समझाने के लिए बता रहा हूं, ये डायरेक्ट आप इसको कहते हैं सुपेरियर बॉर्डर, सुपेरियर बॉर्डर। अब ये एकदम ऐसा नहीं होता है कि सुपेरियर बॉर्डर एकदम स्मूथ होगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है मेडियल और सुपेरियर बॉर्डर के। इस डिप्रेशन को क्या कहते हैं? बोलो, इस डिप्रेशन को क्या कहते हैं? सबको मालूम है? एट द जंक्शन ऑफ सुपेरियर एंड लेटरल बॉर्डर देयर इज अ डिप्रेशन नोन एज, सबको मालूम है क्या? इस डिप्रेशन को क्या कहते हैं? ग्लेनोइड कैविटी। कौन सी कैविटी? ग्लेनोइड कैविटी। क्या कहते हैं? ग्लेनोइड कैविटी। जो सुपेरियर बॉर्डर है और जो लेटरल बॉर्डर है, इसके जंक्शन पे एक ऐसे कर्व डिप्रेशन होता है और उसको कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी। अब सुनो, जब आप स्कैपुला को पीछे से किसी अगल बगल में कोई पतला दुबला आपका दोस्त हो, तो आप पीछे से फील करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये स्कैपुला एकदम ऐसे नहीं है, बल्कि स्कैपुला इस तरह से, यहाँ पे ऐसे ऐसे हाथ ऐसे सहलाएंगे आप, तो आपको लगेगा कि ये ऊपर में है और फिर नीचे में है, ये इस तरह से। इस रीजन में क्या होता है? तो ऐसे, और यहाँ पे आपको लगेगा कोई हल्का सा नुकीला चीज जैसे स्पाइन, इसको कहते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला, दिस इज कॉल्ड एज। और ये ऊपर में ऐसे होगा, नीचे में ऐसे होगा, दिस इज कॉल्ड एज स्पाइन ऑफ स्कैपुला। जो इधर ब्लंट होता जाता है और इधर में थिन होता जाता है, ऐसे, ये ऐसे होगा और इधर में थिन रहेगा, इधर में ब्लंट होता जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज स्पाइन ऑफ स्कैपुला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डोर्सल सरफेस पे एक प्रोजेक्शन है जिसको क्या कहते हैं? स्पाइन ऑफ, और वो लिटरली ब्लंट होता जाता है। लिटरली ये क्या होता है? मीडियल साइड ब्लंट हो जाता है और ये आगे जाके ऐसे निकल जाता है प्रोजेक्शन, और इस प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस। तो आपसे क्वेश्चन आता है नीट में कि स्पाइन ऑफ स्कैपुला लिटरली एक्सटेंड एज ए एक्रोमियन प्रोसेस, लिटरली एक्सटेंड एज ए एक्रोमियन प्रोसेस। स्पाइन ऑफ स्कैपुला literally extend as acromion process। अब ये ऐसे आता है और ऐसे यहां तक मुड़ के आ जाता है, और ये किसको? इसके नीचे सुनो, ये ऐसा लगता है कि एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे में क्या है? ग्लेनोइड कैविटी। एक्रोमियन प्रोसेस ऐसे है और एक्रोमियन प्रोसेस ऐसे है, और इसके नीचे में लगता नहीं होता भी है, ये है ग्लेनोइड कैविटी, ये है ग्लेनोइड कैविटी और ये है एक्रोमियन प्रोसेस। तो इसके नीचे में, इसीलिए एनसीईआरटी में एक बात लिखा है, क्या लिखा है? इस लाइन को देखो, बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस इज अ डिप्रेशन कॉल्ड अ ग्लेनोइड कैविटी।
ये एक्रोमियन प्रोसेस है और इसके ये ऐसे एक्रोमियन प्रोसेस और इसके नीचे है ग्लेनमार्ड। इसलिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में, बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस। ये ऊपर तक चला गया है एक्रोमियन प्रोसेस और ग्लेनमार्ड कैविटी नीचे रह गया है। इसीलिए लिखा है एनसीईआरटी में ये लाइन कि बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन लिखा है, एक्रोमियन प्रोसेस लिखना चाहिए, इज अ डिप्रेशन कॉल्ड ग्लेनमार्ड। तो ये लाइन आपको याद होना चाहिए कि below the acromion process at the junction of superior and lateral border there is a depression known as ग्लेनमार्ड कैविटी। कौन सी कैविटी? और ये एक्रोमियन प्रोसेस यहां पे किससे अटैच है? क्लेविकल के लेटरल एंड से। तो ये एक्रोमियन प्रोसेस किससे अटैच है? दिस इज अटैच विद द लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल, लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल। तो आज के बाद आपको याद रखना है कि डोर्सल सरफेस पे स्पाइन ऑफ स्कैपुला है और वो लिटरली एक्सटेंड हुआ किस फॉर्म में? एक्रोमियन प्रोसेस। और एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर एंड लेटरल बॉर्डर देयर इज अ डिप्रेशन नोन एज, और उसमें क्या जुड़ता है आके? हेड ऑफ ह्यूमरस। और जब भी जुड़ता है ज्वाइंट के लिए क्या टर्म इस्तेमाल होता है? आर्टिकुलेशन। तो इसीलिए हमारे बुक में लिखा है, क्या लिखा है कि ग्लेनमार्ड कैविटी आर्टिकुलेट विथ हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस। ये आर्टिकुलेट का मतलब ज्वाइंट विथ। एनसीईआरटी में क्या इस्तेमाल किया टर्म? आर्टिकुलेट विथ। तो ग्लेनमार्ड कैविटी आर्टिकुलेट विथ हेड ऑफ ह्यूमरस। तो देखो सुनो, स्कैपुला में क्या क्या क्वेश्चन आता है। स्कैपुला में आता है कि स्कैपुला इज अ फ्लैट ट्रायंगुलर बोन। दूसरा, स्कैपुला के डोर्सल सरफेस पे क्या देखा जाता है? स्पाइन, जो कि लिटरली एक्सटेंड होता है किस फॉर्म में? एक्रोमियन प्रोसेस में। सुपीरियर बॉर्डर पे भी एक एक्सटेंशन इस तरह का होता है। इस एक्सटेंशन को कहते हैं, टीचर पढ़ा देते हैं, मैं नहीं पढ़ाता हूं, मेरे ध्यान आ गया तो मैं बता दे रहा हूं, जरूरत नहीं आपको याद रखने का। क्राइकॉइड प्रोसेस आपके एनसीईआरटी में हल्का सा डायग्राम में दिखाया, लिखा होगा, नहीं आता नहीं क्वेश्चन। क्राइकॉइड प्रोसेस जरूरत नहीं आपको। अब आपको स्पाइन ऑफ स्कैपुला एक्सटेंड एज ए एक्रोमियन एंड एक्रोमियन प्रोसेस। तो जब मैं ऐसे मूवमेंट आप लोग फील कर सकते हो ऐसे मूव करके, यहाँ पे आपको एक्रोमिनो क्लेविकुलर ज्वाइंट पे मूवमेंट होगा। कौन से ज्वाइंट पे? ये जो मूवमेंट हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्लेविकल और यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस है। ऐसे ऐसे फील हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? तो होगा कैसे? आपने सही जगह पे हाथ ही नहीं रखा है, हाथ गलत जगह पे फील कैसे होगा? ये है ऐसे, यहाँ पे बिल्कुल फील होता है। अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग होगा तो फील होगा, नहीं दिमाग होगा तो फीलिंग ही नहीं होगा। फीलिंग कहाँ से होता है? टच का फीलिंग कहाँ से होता है? ब्रेन के किस लोब से? पैराइटल लोब से। तो वो पैराइटल लोब गायब है, ठीक है। तो स्पाइन ऑफ स्कैपुला यहाँ पे एक्रोमिनो क्लेविकुलर ज्वाइंट होता है, उसी पे ये मूवमेंट होता है। तो समझ गया बात को? तो दिस इज अबाउट द स्कैपुला। स्कैपुला में यही बात आता है क्वेश्चन, और कुछ नहीं आता है। देख लेते हैं हमारे बुक में क्या क्या दिया है। देखो, pectoral and pelvic will help in articulation of upper and lower limb respectively with the axial skeletal. Each half of pectoral girdle consists of clavicle and scapula. Scapula is a large triangular flat bone situated on dorsal part of thorax between second and seventh ribs. The dorsal flat triangular body of scapula has a slightly elevated ridge known as, this ridge is known as a spine of scapula, which project as a flat expanded process called acromion या acromion process. The clavicle articulate with this acromion process. Below the acromion process there is a depression which articulate with the head of humerus to form the which joint? Shoulder joint. Each clavicle is a long cylinder bone. Cylinder का मतलब thin. SLENDR मतलब यहाँ पे thin with two curvature. How many curvature? Two curvature. दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड, कॉलर रीजन में है इसलिए इसको कौन सा बोन कहते हैं? कॉलर बोन। ये आप सबको मालूम है। तो दिस ऑल अबाउट, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।
चलिए दिस ऑल फॉर टू। चलो पेल्विकल तो करा ही देते हैं, है टाइम यार। चलो हाँ लिखो लिख लो।